हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 8 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज के। देखो बेसिकली आज ई पेपर जो है वो ओपन नहीं हो भी रहा है तो डेट तो 8 तारीख दिखा रहा है, बट कभी 5 तारीख का ओपन हो रहा है, कभी 7 तारीख का ओपन हो रहा है। तो अभी मुझे लग रहा है शायद वेबसाइट में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है और एप्लीकेशन में भी कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। तो इस वजह से हम सीधा अभी जो पोस्ट डाली हुई है इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन वाले सेक्शन से, वहाँ से पिक कर रहा हूँ मैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले दैट इज़ द बजट्स अर्बन ब्लाइंड, कि किस तरीके से अर्बन एरियाज़ को या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत थी उनको मिस कर दिया इस बजट ने। देखते हैं इस आर्टिकल को डिटेल में। देखो ये जो बजट आया है, इस बजट में हमें पता है कि किस तरीके से पेंडेमिक पहले से फैला हुआ था और एक आशा थी कि 2021-22 का जो बजट आएगा वो अर्बन सेंटर्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि एक रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था, वो भी फोर्स्ड, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन लगाना पड़ा और लोगों को अपने रोजगार को छोड़ करके अपने घरों की तरफ बढ़ना पड़ा। तो वहाँ पर ये था कि कैसे भी करके थोड़ा बहुत उनकी ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने का मौका मिलेगा। बजट स्पीच जब शुरू हुआ तो पेंडेमिक के बारे में जो भी क्राइसिस हमने फेस किए वो सारी बातें हुई, बट आप देखोगे कि जो एक्चुअल में रिकॉग्नाइज की गई चीज़ों को, जो एक असेंशियल वर्कर्स को जो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं ऑफ़र नहीं हुई। बजट ने स्ट्रेटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। स्ट्रेटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट हमने देखा था कि किस तरीके से पीएसयू से, पब्लिक सेक्टर बैंक से और एक इंश्योरेंस कंपनी से कैसे पैसा निकालेगी गवर्नमेंट। लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का जो पूरा लोन लेने का है वो भी एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। तो इस तरीके से क्या मतलब, और रही सही में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और ये बोल रहे हैं इलेक्टोरली चैलेंज जिन स्टेट्स में है वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो जो एक क्राइसिस देखने को मिला था ना माइग्रेशन का, वर्कर्स ग्रुप का जो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा था, वो कहीं ना कहीं मेंशन नहीं हो पाया, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत थी। अगर अर्बन डेवलपमेंट और स्कीम्स की बात करें, ये देखो पिछली 2 सरकारों के टाइम पे बहुत ही सही रहा है, बट इस टाइम पे बहुत ही कम, या फिर कह सकते हैं कुछ ही पॉजिटिव मेजर्स लिए गए हैं पेंडेमिक के टाइम पे भी और अभी भी। जिसमें सबसे एक एग्जांपल प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये देने की बात हुई थी। तो टोटल बजटरी आउटले अलोकेट हुआ था 54,581 करोड़ रुपए, जिसमें से आप देखोगे कि 2020-21 के टेन्योर में जितना बजट अलोकेट हुआ ना, पेंडेमिक आने के बाद में केवल 9% ही उस स्कीम में इंक्रीमेंट देखने को मिला। कहने का मतलब कि एक तो जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए था अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को, वो नहीं मिल पाया प्रॉपर। दूसरा आप देखोगे कि टोटल बजट से आप कंपेयर करो तो कितना सपोर्ट मिलना चाहिए, वो अर्बन सिटीज़ के लिए केवल 1.5% ही आप देख सकते हो मिल पाता है। अर्बन सेंटर्स जहाँ पे लगभग इंडिया की 34% पॉपुलेशन रिजाइड करती है, रहती है, और लगभग 67% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, और लगभग 90% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू सिटीज़ से आता है। ये डेटा काम का आप लिख लो, पॉपुलेशन का, जीडीपी का और गवर्नमेंट रेवेन्यू का, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए, क्योंकि अर्बन डिजास्टर भी बहुत आते हैं। ठीक है, उनको लेकर के, और कितना आउटले है, अर्बन डेवलपमेंट किस तरीके से है, अर्बनाइजेशन, इस तरीके से कई चीज़ें आती हैं, तो आपको ये टैकल करने में ये डेटा काम आ जाएगा। तो जो अर्बन सेंटर्स के लिए जो प्रपोज्ड अमाउंट है ना, वो 4 मेट्रो सिटीज़ में भी जितना होना चाहिए वहाँ पर भी कम आ रहा है, जितना अलोकेशन होना चाहिए उसके बजाय। देखो ये जो बजट है ना, इसमें टोटल ग्रांट जो आउटले हुआ है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए वो कम है, जितना ज़रूरत है उतना है नहीं। और रिडक्शन भी देखने को मिलेगा कि पहले 25,098 करोड़ रुपए हुआ करता था अर्बन एरियाज़ के लिए अलोकेटेड अमाउंट, जो कि घट करके 22,114 करोड़ ही रह गया है। लगभग 11% का डिक्लाइन देख सकते हो आप। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अर्बन बॉडीज़ जो हैं वो अब कहीं ना कहीं दूसरे सोर्सेज के ऊपर रिलाई करने वाली है, जिनमें से वो यूजर फी लगाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि रोड मतलब घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उस पर सेस लगा दिया, या जो सफाई कर स्वच्छ भारत मिशन है उसके सेस लगा दिए, इस तरीके से मतलब और कोई तरीके हो गए, या फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगते हैं वो सारी चीज़ें, या लोगों को टैक्स करके ऐसे फिर बाद में सर्वाइव कर पाएंगे अब अर्बन लोकल बॉडीज़, क्योंकि
सेंटर की तरफ से तो बजट में तो कुछ ज़्यादा एलोकेट हो नहीं पाया है। देखो, सेंटर एक मौका चूक गया है जहां पर स्टेट का जो रोल है वो थोड़ा एनहेंस कर सकते थे, और अर्बन सर्विसेज और जो भी आवश्यकताएं होती है, बेसिक एमिनिटीज़, जिन कमियों को पेंडेमिक ने रिवील किया था, उन ज़रूरतों को और उन कमियों को पूरा किया जा सकता था। बट फोकस किस पे किया जा रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाया जाएगा, और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएगा सिटीज़ में। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसर्न यहाँ पर राइटर राइज करना चाह रहे हैं। फिर आगे बात आ जाती है कि जो बजट है उसको हम 3 कैटेगरीज में एनालाइज कर सकते हैं अर्बन स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, कि एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, और इसी से अर्बन सेंटर्स को ऑग्यूमेंटेशन मिलेगा, मतलब कि वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो पाएगी। पब्लिक शेयर का अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन में अर्बन एरियाज़ में, वो भी अब कहीं ना कहीं डेट रिडन है, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। इवन मेट्रो रेल्स की बात करें, वो नेटवर्क भी अब डेवलप किया जाएगा तो उधार के पैसे से किया जाएगा। साथ में सिटीज़ में जो बस सर्विसेज चल रही हैं उनको भी अब इनोवेटिव पीपीपी मॉडल पे लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर को भी अब बस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट एंटरटेन करेगी, दोनों साथ में मिलकर के करेगी। तो इसको राइटर एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि बस सर्विसेज को डिसमेंटल करके और मेट्रो रेल की तरफ लोगों को ले जाना, मतलब सरकार अपने हाथ में केवल मेट्रो रखना चाहेगी, बस सर्विसेज को सीधा मतलब एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर के ही हैंडओवर ही करना चाह रही है। इसके अलावा आप देखते हो वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी दी है, बजाय इसके कि यहाँ पर होनी चाहिए थी एक मैंडेटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। क्योंकि अब आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को अगर ज़्यादा प्रमोट किया जाए तो ठीक है। उत्तराखंड फ्लड्स का क्या है, यही तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो एवलांच कर गया, अब वो टूट करके पूरा इस तरीके से कितना डिजास्टर हो गया वहाँ पे, जबकि ये सर्दियों के टाइम पे डिजास्टर है, मानसून के टाइम पे तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करते तो अच्छा रहता, बट इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च की है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात भी फोकस में रखनी थी, बट वही बात है, जो ओवरऑल जो आउटले है वो केवल 2217 करोड़ रुपए ही लॉन्च मतलब अलॉट किए गए हैं। अलॉट तो क्या किए हैं, आउटले फिक्स किया गया एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। वो केवल एक पैलेटिव होगा। पैलेटिव का मतलब होता है एक तरीके से कि कुछ एलिविएशन, अपलिफ्टमेंट ही होगा। बट वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सेंटर्स की अगर बात करें तो उनमें से 14 या 15, टोटल 20 में से इंडिया में रिलाय करते हैं। तो इसलिए हमें और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है सिटीज़ में। अर्बन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को करना ही अर्बन डेवलपमेंट कंसिडर कर लिया गया है, बजाय कि इसके क्लाइमेट क्राइसिस भी कितना ज़्यादा एक ग्रेव कंडीशन बनाता जा रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत थी। तो उन पर भी एलोकेशन नहीं कर पाया है ये बजट, ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न राइटर देना चाह रहे हैं। दूसरा यहाँ पे जो अपनी तरफ से राइटर कंसर्न उठा रहे हैं वो ये है कि देखो, अगर आप फंड्स को इन्फ्यूज़ नहीं करोगे, उसके बिना अगर आप डेवलप करोगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास स्कीम को कि चलो ठीक है 1 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंड तो कर दिया बजट में कि हाँ 1 साल और चलेगी, बट स्मार्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे थे उनके बारे में कोई मेंशन ही नहीं है। इसके अलावा अमृत स्कीम है उसमें, या स्वच्छ भारत स्कीम है, इनको भी चलो ठीक है लोकेशन अपनी तरफ से कर दिया और इनको कंटिन्यूएशन में रखा है, बट स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव को बिल्कुल मिस कर दिया। बजट स्पीच में इसके बारे में कोई नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉलिसी बन तो गई बट पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। फिर तीसरा कंसर्न राइटर उठाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्रेवियस एब्सेंस है, एक बिल्कुल ज़बरदस्त कमी देखने को मिल रही है सब्सटेंशियल अलोकेशन को लेकर के, कि जो वाकई में इन सारे मेजर्स को आप ओरिएंट करो। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात आई थी कि कोविड-19 के टाइम पे क्राइसिस आया था, माइग्रेंट क्राइसिस, तो माइग्रेंट्स के लिए हाउस जो देना था उनको कोई मेंशन नहीं मिला है। जबकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, केवल एक इमीडिएट सपोर्ट देने की बात की, हाँ लेबर हॉस्टल्स बना दी जाएंगी, हाउसिंग बना दिए जाएंगे, पर ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, वो चीज़ भी मिसिंग थी। इसी की तरीके से आप देखोगे टैक्स कंसेशन वो भी थोड़ा सा कम करने की बात की गई है, बट सेपरेट एलोकेशन नहीं है। एक डिलीवरी ऑफ हाउस ऑप्शन जो होना चाहिए था माइग्रेंट्स के लिए वो बिल्कुल मिसिंग है। इसके अलावा जिन लोगों ने अपनी लाइवलीहुड लॉस्ट कर दी इसके पैंडेमिक के टाइम पे, जिनके वेजेस रिड्यूस हो गए, जो कि इनकम इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बजट में इतना ज़्यादा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं था। क्योंकि अल्टीमेटली
आज आप देखोगे इंडिया में हमारे यहाँ पर अर्बन सेंटर्स में ही सबसे ज़्यादा कौन से लोग रहते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले, तो उन लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। आज आप देखोगे थोड़ा सा बीच में वो है ध्यान, हम यहाँ पे इतना ध्यान देंगे नहीं। बाकी हाँ, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, इन्होंने जो कुछ भी काम किया ना, उनसे गवर्नमेंट सीख सकती थी। और बजट ने लगभग बताया कि 9,000 अर्बन सेंटर्स हैं इंडिया में, जिनमें टीयर 1, 2, 3 सिटीज़ भी हैं, स्मॉल टाउन्स भी हैं और कुछ नॉन स्टैच्यूटरी अर्बन सेटलमेंट्स भी हैं। तो टोटल 34% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, बट उनको कोई सपोर्ट ज़्यादा सब्सटेंशियल मैनर में नहीं मिला है। एक इनोवेटिव अटेम्प्ट कहीं ना कहीं ज़रूरत थी, जो कि कोविड-19 इम्पैक्टेड कंट्रीज़ ने ली थी। इवन स्टेट जैसे कि केरला और उड़ीसा ने अपनी तरफ से उठाए हैं वो कदम, उन कदमों से भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था। और तब जा कर के हम सिटीज़ में एक लेबर सिक्योरिटी का माहौल ला सकते थे, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते थे। तो ये 3 चीज़ें और यहाँ पर राइटर अपनी तरफ से बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने कुछ अच्छा काम नहीं किया, कुछ पॉजिटिव कंपोनेंट्स भी हम यहाँ से पिक करेंगे। जैसे कि रिन्यूड फोकस किया है अर्बन सेंटर्स में, नंबर 1 कि मैक्रो पॉलिसी लेवल पे काम करना, जिसमें कि स्कीम बनाना, डिलीवर करना और जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि जल जीवन मिशन है, वो डिलीवरी बेस्ड सिस्टम है, उस पर भी काम करने की बात की है। ऐसे ही मच नीडेड अर्बन स्वच्छ भारत 2.0 ये भी शुरू किया जा रहा है, तो इसको भी एक्सेलरेट करना। तो ये चीज़ें क्या है गवर्नमेंट ने की है, बट जो 3 कंसर्न अपनी तरफ से उठाए हैं राइटर ने, उनको कहीं ना कहीं मिस भी किया है। तो देखो, ड्रास्टिक पॉलिसी मेजर्स की तो ज़रूरत है ही, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ही, एनवायरमेंटल चैलेंजेस अभी लगातार बढ़ ही रहे हैं, कम होने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम अर्बन सेंटर्स को इक्वली ट्रीट करें, सस्टेनेबल मैनर में ट्रीट करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है, अ न्यू बुक शोज व्हाई इंडिया यूएस टाइज हैव प्रोग्रेस्ड डिस्पाइट पर्सनल इंक्लिनेशन ऑफ दोज इन ऑफिस। कि किस तरीके से इंडिया और यूएस के रिलेशंस हैं वो हमेशा प्रगति करते रहे, बजाय इसके कि बहुत सारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के, उनका इंडिया के टुवर्ड्स जो इंक्लिनेशन था वो वेरी करता रहा। कभी इंडिया को ऑफेंडेड मैनर में देखा, तो कभी इग्नोर किया, तो अब धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो हैं वो राइज करते जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक बुक प्रिंट हुई है, उस बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे रीड आउट कर रहे हैं, स्टडी करने वाले हैं। इसमें सबसे पहली बात जो आ रही है वो ये कि ये बुक लिखी है मीनाक्षी अहमद ने, जिन्होंने अपनी तरफ से यूएसए और इंडिया के रिलेशन को बड़ा एलेबोरेटली समझाया है। जब ट्रूमैन प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, तब से लेके ट्रंप की जो प्रेसिडेंटशिप रही, लगभग 75 साल का रिलेशन हम देखें तो उसको बड़ी अप्स एंड डाउन से जाना पड़ा। ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है, ये जो रिलेशन थी ना, बायलैटरल रिलेशन, ये हिस्ट्री विदाउट थ्योरी थी। कहने का मतलब कि जिन लोग, मतलब इनके बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में टाई अप जो रहे ना, वो टाई अप ऐसे रहे हैं जिनमें प्रेसिडेंट जो रहे यूएसए के, उन्होंने इस तरीके से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि इंडिया की हिस्ट्री क्या है, कल्चर एथोस क्या है, उनके बारे में ना सोच करके अपने हिसाब से ही कुछ प्रिजुडाइज, कुछ खुद के जो इंटरनेशनल सराउंडिंग का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से इंडिया को ट्रीट किया है। ठीक है, कोई डिटेल स्टडी किसी ने की नहीं, एक दो ने की है, उसके बारे में अब हम देखते हैं। देखो, ट्रंप की बात, ट्रूमैन से ट्रंप तक अगर बात करें, बीच में कितने सारे प्रेसिडेंट आए, ये आपके सामने लिस्ट है पूरी यूएसए के प्रेसिडेंट्स की, है ना। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा तक यहाँ पे एनालिसिस आपको मिलेगा इसमें। तो कई बार हार्ड टाइम्स आए हैं, तो कई बार ग्रेट एक्सपेक्टेशंस रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिक्टेट करती रही हैं इंडिया यूएस रिलेशनशिप को। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट जो भी बने ना, उन्होंने इंडिया को कैसे ट्रीट किया, अपने खुद के पर्सनल व्यूज़ के बेसिस पे, या फिर अपनी खुद की जो आइडियाज़ थे या प्रिजुडाइज थी, बस उनके बेसिस पे ही। और बहुत ही कम आपको देखने को मिला या कम देखने को मिलता है कि जब उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, कल्चर को या इंडियन पॉलिटिक्स को समझ करके फिर बाद में इंडिया से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की हो। इवन इसलिए इनका इग्नोर करना था कि शुरुआत में तो ये था कि इंडिया का यूएसए की डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ पे या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई है तो नहीं लेना देना, तो इस वजह से इंडिया को इग्नोर करते चले गए। इवन जो एक्सपर्ट ने एडवाइस किया उन पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको भी साइड में कर दिया, बोलो चलो ठीक है बाद में देखेंगे। ट्रूमैन की अगर बात करें, शुरुआत में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे, तो उस टाइम पे आप देखोगे तो
इंडिया को डिस्टेंट कंट्री, बहुत दूर का कंट्री कंसिडर किया जाता था और ये माना गया कि यूएसए की पॉलिटिक्स पर कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है नहीं, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। बट आप देखोगे फिर उसके बाद में ट्रूमैन का टारगेट तो हो गया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जितना डिवास्टेशन हुआ था, मतलब जितना लॉस हुआ था यूरोप का, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। यूएसए तो इसमें लग गया था। बट इधर आप इंडिया की तरफ देखोगे तो इंडिया ने अपनी तरफ से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। तो इसको आप कह सकते हो कि नेहरू का जो स्टांस था ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन करना, वो एक मॉरल बिट्रायल था। कहने का मतलब ये था कि वहां पर यूएसए एक तरफ था, यूएसएसआर एक तरफ था, क्योंकि कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था और इंडिया ने अपनी तरफ से एक नया ही एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था। तो इस वजह से आप कह सकते हो इसको मॉरल बिट्रायल, मतलब एक बार एक नाराजगी क्रिएट करने का एक स्कोप बन चुका था। फिर बात आ जाती है कि जो ट्रूमैन थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट जो कि बाद में खुद प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के, रिचर्ड निक्सन, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने भी अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं इन चीज़ों पे और पाकिस्तान के साथ में अपने खुद के रिलेशंस अच्छे बनाने की कोशिश की। ठीक है, और इसमें फिर बाद में आप देखते हो फिर पाकिस्तान के साथ में कितना अलाइनमेंट होता है और इंदिरा गांधी जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर बनती है तो उनका थोड़ा सा इंक्लिनेशन किधर चला जाता है, यूएसएसआर की तरफ। और इसका असर हमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखोगे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री अलायंस होने लग जाते हैं। वो सेंटो, वो 2-3 एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें आ जाते हैं, सीटो एंड सेंटो, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो उसमें आप देखोगे तो और ज़्यादा कोलैबोरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आप देखोगे कैनेडी है नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत इम्बैलेंस को करेक्ट करने की कोशिश की और एक हार्वर्ड प्रोफेसर थे जिनका नाम तो जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ, ठीक है, वो प्रो इंडियन थे, उनको इंडिया का एम्बेसडर बना करके भेजा। इवन उनकी वाइफ जैकी, उनको भी यहाँ पर भेजा था कि कैसे भी करके इंडिया के साथ में हमारे रिलेशनशिप अच्छे बने। तो ऐसे करके इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में मिलना शुरू हो गया। बट ये एक स्टांस जो कैनेडी ने लेना शुरू किया था, अपनी शुरुआत की थी, इसका असैसिनेशन हो जाता है जब जॉनसन वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने टफ लव और सेल्फ हेल्प पे ज़्यादा विश्वास रखा। और इसी चीज़ की वजह से आप देखोगे हमें जो गेहूं मिलता था PL 480, उस गेहूं की सप्लाई के बेसिस पे हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था जॉनसन ने। तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थी कौन, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी तो देखो बहुत ही अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस और आप कह सकते हो कि किसी पे डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती रही। सही में हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गया था, तो उसकी वजह से भी हम कहीं ना कहीं अब यूएसए पे डिपेंडेंट नहीं रहने लगे थे। तो ऐसे करके जॉनसन के टाइम पे हमारे रिलेशन यूएसए के साथ में फिर से डिक्लाइन करना शुरू करते हैं। फिर निक्सन की प्रेसिडेंसी की बात करें तो उन्होंने भी ज़्यादा कोई ध्यान दिया नहीं। फिर हेनरी किसिंजर वो बनते हैं, तो वही बात कंटिन्यू चलती रही कि हाँ, जो इंदिरा गांधी है वो वार मॉन्गर है, ये युद्ध में विश्वास ज़्यादा करती है, क्योंकि उस टाइम पे 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, तो उसकी वजह से। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर गई यूएसए को बजाय कि इंडिया। फिर बात आ जाती है इंडिया यूएस रिलेशन की कि कब जाकर के टर्न अराउंड आता है, यूएसए कब इंडिया को रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है, और वो शुरुआत होती है कार्टर से। तो जब प्रेसिडेंट कार्टर बनते हैं तो उस टाइम पर आप देखोगे, मतलब कार्टर जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और धीरे धीरे इंडिया की तरफ अपना इंक्लिनेशन, इनके सक्सेसर रोनाल्ड रीगन, उन्होंने इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। बट उसके बाद में, पर हाँ, रोनाल्ड रीगन राजीव गांधी से बड़े इंप्रेस थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी बेनेवलेंट आइज रखी इंडिया पे। और तारापुर न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट था, उसमें आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी प्ले किया था यूएसए ने। फिर बाद में आता है नंबर एल्डर बुश, सीनियर बुश जो थे, उन्होंने इंडिया को बहुत ही अच्छे से रिकॉग्नाइज किया और उनके जो प्रेडिसेसर्स ने जो गलतियां की थी, जो इग्नोरेंस रखी थी इंडिया के लिए, वो कहीं ना कहीं उन्होंने क्लियर की। क्योंकि ये जो सीनियर बुश थे ना, वो एम्बेसडर रह चुके थे चाइना और CIA के डायरेक्टर भी रह गए थे, तो इनको पता था कि सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन रहेंगे तो एशिया में चाइना को काउंटर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके फिर बाद में इन्होंने इंडिया के लिए प्रो इंडिया पॉलिसी बनाई और इंडिया पाकिस्तान इशू को साइड में रखा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। और इवन सब कॉन्टिनेंट में पीस बनाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी दबाव लगाया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी असिस्टेंस भी विड्रॉ कर ली थी।
फिर इसी बात को कंटिन्यू बिल क्लिंटन ने भी किया कि इंडिया में इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो हमें जो हमारे रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इवन देखो पोखरण 2 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे एक्सपेरिमेंट हो गया था, उसके बावजूद भी इंडिया यूएस रिलेशन अच्छे चलते रहे और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना करके रखा कि भाई आप अब कारगिल को खाली करो। फिर बात आती है जूनियर बुश की, और उन्होंने तो रिलेशनशिप को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप देखोगे सिविल न्यूक्लियर डील भी साइन हो गई उस टाइम पे। ओबामा और जो बाइडन, ये दोनों के दोनों क्या थे, सेनेटर हुआ करते थे, और इन्होंने बिल्कुल मना किया था, बोले इंडिया जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज के साथ में हमें रिलेशन अच्छे नहीं करने चाहिए, तो या फिर इस तरीके की न्यूक्लियर डील नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो वेपनाइजेशन कर रहा है। बट फिर भी वो डील फाइनलाइज हुई, और आज देखो इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवटल का काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूएसए की पॉलिसी अगर एशिया के टुवर्ड्स देखी जाए। देखो मनमोहन सिंह जी को मतलब ओबामा ने अपनी तरफ से इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉरल कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कंसीडर किया, बट एक शेकल्ड लीडर बोला इनको। शेकल का मतलब अनस्टेबल। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि इनके पास में कोalition गवर्नमेंट थी। ये बहुत बड़ी बात थी। तो यहां से आज आप देखोगे कि लगभग ट्रंप आए, ट्रंप ने आते ही तो फिर पाकिस्तान के साथ में बिल्कुल ही गड़बड़ कर दी ना, पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो ये ट्रेजेक्ट्री हम समझ सकते हैं इंडिया यूएस रिलेशन की। तो यहां से हम देख सकते हैं कि यूएस और इंडिया कितना स्ट्रक्चरली बाउंड है आज के टाइम पे, कितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहेल्ड करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जेंस आती है जियो पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक में, या फिर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में। इसकी वजह से आज क्वाड भी कहीं ना कहीं रिजल्ट के तौर पे हम देख सकते हैं। तो जो भी आप देखोगे जी लीडरशिप रही इंडिया और यूएसए की, उनके बीच में लीडरशिप में जो बाउंड रही, उसके बावजूद वो चाहे किसी भी इंक्लिनेशन के रहो, इंडिया के अगेंस्ट में रहो, इंडिया से दूर जाए, बट फिर भी आज इंडिया और यूएसए के रिलेशन है वो लगातार चलते आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये जो पेस है ना, ये इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा डेवलप होने का स्कोप दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कितने नॉलेजेबल, क्वालिटी और इन्फ्लुएंशियल पीपल को अपॉइंट करते हैं जो बाइडन अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि इंडिया के लिए अपनी बात रखेंगे उनके सामने। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी खत्म, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए, कि किस तरीके से अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है और मार्केट फोर्स को अपलिफ्ट करने में पूरी कोशिश कर रहा है। ये आर्टिकल एमएस साहू के द्वारा लिखा हुआ है। देखते हैं इस आर्टिकल को डिटेल में। देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया था, और इसका मेन काम क्या था कि जो स्ट्रेस्ड कंपनियां हैं उनको रिजॉल्व करना। पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि जिन कंपनियों को कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP में अगर ले गए, तो उनमें से केवल 25% ही ऐसी कंपनीज हैं जो रेस्क्यू हो पाई हैं। रिमेनिंग 75% कंपनीज का लिक्विडेशन, मतलब उनके एसेट्स को बेच दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं उनका कंसर्न है। बट राइटर जो है वो चेयरमैन है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि स्टोरी कुछ और ही है, उसको हमें थोड़ा सा डिकोड करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये बोलना चाह रहे हैं कि CIRP में क्या काम करते हैं कि स्ट्रेस्ड एसेट या स्ट्रेस्ड जो भी कंपनी है उसके एसेट्स को रिजॉल्व किया जा सके, जिससे कि अगर कंपनी में सर्वाइवल का स्कोप है तो वो सर्वाइव कर सके। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे ऑनरशिप चेंज कर दी, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई, वो सारी चीज़ें। तो ये तो हो गई ये। अब इसमें कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनको रेस्क्यू करने का स्कोप बचता ही नहीं है, रेजोल्यूशन प्लान उनके लिए फिजिबल ही नहीं है, वो बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच गई है, तो फिर उनको तो लिक्विडेट ही करना ज़्यादा सही रहता है ना। नहीं तो फिर वो एसेट है, वो क्वालिटी बिगड़ती चली जाएगी और दिन भर दिन उस कंपनी के जो एसेट्स हैं उनके पैसे भी कम होते चले जाएंगे। तो राइटर यहाँ पे यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि रेस्क्यू अगर कोई वायबल कंपनी है ना तब तो उसको बचाना सही है, और अगर अनवायबल वन है ना तो उसको लिक्विडेट करने में कोई घाटे वाली चीज़ नहीं है। बाकी ये डेटा बताया जा रहा है इसमें, जैसे कि गोटारिंगा मिनरल्स लिमिटेड का एग्जांपल दे रहे हैं, ऑर्किड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनको लिक्विडेट करना पड़ा, और कुछ कंपनियां जो हैं उनको जो वायबल थी कि हाँ वाकई में रेजोल्यूशन कर देंगे, इनको सही सेटलमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा पैसा देना, अगर मेंबरशिप चेंज करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, या जो ऑनरशिप है वो चेंज हो जाए तो ये कंपनी रिवाइव कर सकती है, तो उनका रेजोल्यूशन भी कर दिया गया। ओके, दूसरा राइटर ये बोल रहे हैं कि 25% कंपनीज जो
आई, उनके पास में आप देखोगे लगभग 25%, 100 में से 25 कंपनियां, राइट, 25% कंपनीज को रेस्क्यू कर लिया गया और 75% कंपनियों को लिक्विडेशन में जाना पड़ा। और वैल्यू टर्म्स में बात करो तो ये 25% जो कंपनीज है ना, इनकी वैल्यू 75% है, जो टोटल आप बात करोगे जिसको इस पर्टिकुलर प्रोविजन में ट्रीट किया गया था। जबकि 75 कंपनीज बहुत छोटी थी और उनका आप देखोगे 25% ही उनके पास में एसेट्स हैं जिनको फिर बाद में लिक्विडेट कर दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर वैल्यू टर्म्स में देखो तो लिक्विडेशन से ज़्यादा एसेट रेस्क्यू किया गया है, कंपनीज को रिजॉल्व किया गया है। एक ये चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं राइटर। आगे देखते हैं। आगे फिर राइटर ये बताना चाह रहे हैं, देखो जो कंपनियां स्ट्रेस में हैं तो वो एक बीमार व्यक्ति जिस तरीके से स्ट्रेस महसूस करता है ना, और उसको जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, एग्जैक्टली वही तरीका है यहाँ पर भी कंपनियों को ट्रीट करने का। स्ट्रेस अगर कंपनी में ज़्यादा है तो लिक्विडेशन ठीक रहेगा, अगर वायबल नहीं है तो, और वायबल है कि हाँ वाकई में थोड़ा सा रिजॉल्व कर दे, थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब ऑनर्स थोड़ा बहुत रीएडजस्ट अगर करके कंपनी को बचाया जा सके तो बचाया जाएगा, ठीक है। और ये स्कीम जो है आईबीसी वाली, ये काम भी किसके तहत करती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आरबीआई ने अपनी तरफ से जो प्रूडेंशियल मतलब अपनी तरफ से जो आगे की एक फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है, उनको भी फॉलो किया जाता है जब कंपनी को रिजॉल्व या फिर आप कह सकते हो लिक्विडेट किया जा रहा हो तो, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखते हो बीमारी को अगर ट्रीट करना हो तो कुछ पेशेंट्स तो हैं अगर शुरुआत में ही उनको सिम्टम्स पकड़ में आ जाते हैं तो ओपीडी में ही उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर से काम हो गया। कुछ कॉम्प्लिकेशन आई तो सेकेंडरी में, और उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो टर्शियरी में, और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई तो क्वार्टरनरी में। तो ये चीज़ भी हमें पता है कि अगर सही टाइम पे डायग्नोस कर लिया बीमारी को अर्ली स्टेज पे तो वो देखो सही हो सकती है, और अगर लेट होते हैं तो फिर बाद में मोर्टेलिटी रेट बढ़ती चली जाती है। तो यही चीज़ हमें कहीं ना कहीं अप्लाई करनी पड़ेगी इस आईबीसी रिजोल्यूशन पे, जो कि सीआईआरपी के अंडर में किया जाता है। आज आप देखोगे जब सीआईआरपी आया है ना ये इसी के अंडर में, तब से कंपनीज का जो रिलेशन है लोन देने वाले से, जिसको हम कहेंगे डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, मतलब जो उधार देता है जो उधार लेता है, उधार देने वाला क्रेडिटर, उधार लेने वाला डेटर, उनके रिलेशनशिप को एक अलग ही तरीके से डिफाइन कर दिया है। क्योंकि जब कोई कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो उसको फिर बाद में एक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, जब हमारी बॉडी फेलियर हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्ड्स में कहा है अपनी तरफ से कि डिफॉल्टर्स पैराडाइज इज लॉस्ट, कि जिस तरीके से जो लोग लोन लेते हैं और वो फिर चुकाते नहीं हैं और वो सेफ हेवंस में जीते रहते हैं, उन लोगों का जो एक स्वर्ग का माहौल चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। अब आईबीसी में सीआईआरपी जो है वो अपने हिसाब से जो काम कर रही है बहुत ही सही है। इससे स्ट्रेस को हम कैसे भी कम कर सकते हैं, जो वायबल कंपनीज हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और हाँ, आप देखो कि एप्लीकेशन फाइल हो वहां पर यह चीज जरूर देखी जाती है कि जल्दी से जल्दी काम हो, एक टाइम बाउंड मैनर में काम होता है ना, तब जाकर के मार्केट फोर्स ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। अब जो डेटर है वो अगर लगातार कोशिश करे कि केवल रिजॉल्व ही हो तो उसको पहले शुरुआती स्टेज में ये चीज कर देनी चाहिए ना। अब देखो होता क्या है, उधार लेने वाला कई बार क्या होता है, कोई कंपनी है मान लो, ठीक है, वो उधार लेती है किसी बैंक से और उस कंपनी का घाटा अभी तक भी खत्म नहीं हो रहा है, पर वो लगातार लोन पे लोन लिए जा रही है कि एवरग्रीनिंग हो रही है, मतलब उस कंपनी की कि लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। तो उस केस में क्या हो गया, वो कंपनी और खड्डे में जाती चली जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो कंपनी बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच जाती है कि उसको रिवाइवल की पॉसिबिलिटी बचती ही नहीं है। इसको बोलते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि चाहते तो कुछ अच्छा है पर फिर भी वो नहीं हो पाता। आज आप देखोगे कि आईबीसी के बेसिस पे सीआईआरपी का जो मेथड है उसमें सेटलमेंट, रिव्यू, मीडिएशन, विड्रॉवल, ये सारे किए जा रहे हैं। मतलब कि मतलब डेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई इशू चल रहा है तो सेटल करना, क्या इशू है उस इशू में कोई सॉल्यूशन निकाला जाए तो उसको रिव्यू करना, और दोनों के बीच में बिठा करके एक मीडिएशन का काम भी कर रहा है आईबीसी। और कहीं पर लगे कि कोई कंपनी वाकई में गड़बड़ परफॉर्म कर रही है, एक तो होता है इंटेंशनली गड़बड़ करे, एक होता है अनइंटेंशनली करे। अगर इंटेंशनली कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको लिक्विडेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो खुद भी एक लायबिलिटी बन गया और जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं जिसको हम बोलते हैं फंड, वो ख़त्म होता चला जाता है। तो ऐसी कंपनीज को तो सही टाइम पे लिक्विडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो
यही चीज़ यहाँ पर रिपीट की जा रही है जो हम ऑलरेडी बातों बातों में कर चुके हैं कि मार्केट का जो इनविजिबल हैंड है ना, उसको काम करने के लिए हमें ये जो काम हो रहा है अभी आईबीसी के अंडर में, ये बहुत ही सही है। और आज आप देख सकते हो कि कंपनीज को अपने खुद के आउटकम को बढ़ाने के लिए आईबीसी कहीं ना कहीं पुश करता है, नज कर रहा है कि भाई आप सही तरीके से काम करो। अगर आप गड़बड़ काम करते हो तो आपको भी घाटा है और लॉन्ग टर्म में कंट्री की इकोनॉमी को भी घाटा है। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, ज़रूरत ये है कि जितने ओपिनियन बहुत सारे आ रहे हैं बट एक्चुअल में जो आउटकम है वो डेटा बताता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है द बजट एम्बार्क्स ऑन 3 पैराडाइम शिफ्ट, कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं बजट में जहां पर 3 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स को शिफ्ट होते हुए हम देख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 एग्जीक्यूशन, नंबर 2 फिस्कल और फिर मॉनेटरी। इन तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, वो देखेंगे कि किस तरीके से ये की रहेगी कि जो पॉलिसी बनाई है उसको एग्जीक्यूट करे, किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए और क्या अब मॉनेटरी पॉलिसी को करना चाहिए, इनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यह आर्टिकल लिखा है साजिद जी चिनॉय ने। देखते हैं इसको डिटेल में। देखो, बजट आया और सबने आराम से देखा, सेटलमेंट देखा कि हाँ वाकई में क्या एक्चुअल में बजट लेकर के आया है। तो बिगर पिक्चर अगर देखें तो वो कुछ ऐसा रिवील हो रहा है कि 3 पैराडाइम शिफ्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले तो हम उन 3 पैराडाइम शिफ्ट्स को देखेंगे। नंबर 1 कि एफर्ट इस तरीके से किए जा रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर की बैलेंस शीट को फिर से ठीक किया जाए, क्योंकि वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। तो बजट ने अपनी तरफ से किस पे काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे और पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस किया है। क्योंकि ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी थी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट या फिस्कल स्टिमुलस मिलेगा। तो बजट ने इसी पे ध्यान दिया है। और आज आप देखोगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता रहा है कोविड-19 से पहले, वो केवल और केवल जीडीपी का 1.6% हुआ करता है, जो बढ़ा करके आज आप देखोगे कितना कर दिया, 2.5% कर दिया गया है। तो जो वो अपनी तरफ से एक बूस्टर का काम करेगा। इसके अलावा इंडिया में जो जीडीपी के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट को देखें कि हाँ इंडिया की जीडीपी कितनी है और उसमें इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, वो आज आप देखोगे 5% से डिक्लाइन कर रहा था पिछले एक दशक में। बट प्राइवेट और साथ में प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात भी करें तो वो भी अपनी यूटिलाइजेशन, अपनी यूटिलिटी को प्रॉपर नहीं कर पा। मतलब अगर 100 मतलब एक कोई कंपनी है, अगर वो 100 पेन बना सकती थी तो वो केवल 70 पेन ही बना पा रही है। तो उस केस में क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट भी कम रहा और प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी परफॉर्मेंस डाउन रही। इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो ही कहीं एक स्कोप दिखाई देता है कि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर सके। और देखो, जब लार्जर पर्सपेक्टिव में इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो हमने प्रीवियस आर्टिकल्स देखे हैं कि शॉर्ट टर्म में तो वो छोटा सा स्कोप दिखाते हैं जॉब देना, बट लॉन्ग टर्म में उसकी वजह से जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो हम जानते हैं। तो ऐसे करके जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पुश मिलेगा ना, वो कहीं ना कहीं इम्पेटस है, एक पुश है कि कैसे भी करके हमारी ग्रोथ को री इनविगोरेट किया जा सके। दैट मीन्स एक रिवाइवल दिया जा सके जो कि जॉब्स भी क्रिएट करे और सस्टेन्ड मैनर में जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा तो देखो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, देखो जी, आपके इकोनॉमी में सर्टेनिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा निश्चितता है, उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट आता है और फिर वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना शुरू कर देता है। ठीक है, आज देखो हाउस होल्ड को कितना क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, जॉब नहीं है, लाइवलीहुड लॉस्ट हो गई, वो सारी चीज़ें। तो स्टोरी जो है आप देखोगे तो ये थोड़ी बहुत आगे अगर बढ़ें तो कुछ और हमें दिखता है, जैसे कि हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और साथ में गवर्नमेंट जो है ये एक्सपेंडिचर किससे फिक्स करना चाह रही है, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। मतलब अपने खुद की जो पीएसयूज हैं या फिर आप कहोगे पीएससीज हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें से पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालेगी और हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान देगी। पर आप ये ध्यान रखना कि नॉन कोर पब्लिक सेक्टर एसेट्स है ना, उनसे कोई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं आ रही है। मतलब कोर सेक्टर आप जानते हो 8 कोर सेक्टर हैं, उनके अलावा जहाँ जहाँ पर भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है ना, वहाँ से कुछ ज़्यादा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आ रही नहीं है कि जिससे कि जीडीपी में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। इवन वो सेक्टर, जिस सेक्टर में वो इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ पर भी सरकार नॉन कोर सेक्टर्स में,
वहाँ पर डिसरप्शन भले ही आ रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि वहाँ से जो नॉन कोर सेक्टर है वहाँ से पैसा निकाला जाए और फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए। देखो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एजुकेशन और हेल्थ। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते ही हो कि रोड बनाना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रेलवेज़ का डेवलपमेंट कराना, ब्रिज बनाना, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलता है और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ रखती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और आप देखोगे जहां पर कोर पब्लिक सेक्टर की बात करें, कोर जो कंपनीज है ना, जैसे सीमेंट, स्टील, क्रूड ऑयल, ये सारा आप जानते हो, फर्टिलाइजर, वहां पर क्या प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा मुखर होकर नहीं आता है। तो वहां पर अगर पब्लिक सेक्टर अपना पूरा फोकस करना शुरू कर दे, तब जाके फिर देखो आप कि एक तरफ कोर सेक्टर को तो संभाल लेगी गवर्नमेंट और नॉन कोर सेक्टर को संभाल ले प्राइवेट सेक्टर। इस तरीके का एक आप स्कोप देख पा रहे हो इस आर्टिकल में। तो अब बात आ जाती है कि एग्जीक्यूशन जो है ना वो प्रॉपर हो जाए। ऐसा नहीं बातें तो बहुत सारी हो गई और काम कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी बोला जा रहा है कि ये तो एक तरीके से वो हो गया कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए अपने खुद के घर से पैसा निकाल रहे हो। कहने का मतलब कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए आप घर में जो सोना चांदी रखते हो वो बेच करके फिर कर रहे हो। बट राइटर इस चीज़ को थोड़ा करेक्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पैसा आपके घर में पड़ा हुआ है, जो सिल्वर आपके घर पे पड़ा हुआ है, वो अनप्रोडक्टिव है। उसको अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो उससे प्रोडक्टिविटी एनहेंस करो ना आप, और इन्वेस्ट भी उसी जगह पे करो जहाँ पर आपको पैसा मिल सके रिटर्न में। बस ये चीज़ यहाँ पे एक बताना चाह रहे हैं राइटर। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि एक इंटेलेक्चुअल डिपार्चर देखने को मिल रहा है बजट में, कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बट मेन जो ध्यान दिया जा रहा है कि आप देखोगे यहाँ पे पीपीपी मॉडल की बजाय, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले मिलता है, ठीक है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में पब्लिक सेक्टर को ही ज़्यादा यहाँ पर रोल प्ले करने का मौका दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम करेगी। तो अब की बार पीपीपी मॉडल पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मेन तो ये है कि देखो, एक तो बैलेंस शीट है ना उसको करेक्ट करना पब्लिक सेक्टर की को, और दूसरा वायबल और ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स है ना जो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो उनको थोड़ा सा पैसा देना, उनको मोनेटाइज करना। इससे क्या हो जाता है, मतलब अनवायबल है उनको तो सेल आउट करो, ठीक है, और उनको मोनेटाइज कर दो, और फिर बाद में जो वायबल है उसमें आप पैसा डालो। ये एक तरीके से बूस्ट होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। तो एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है पीपीपी मॉडल के अगेंस्ट में। तो एक ये पैराडाइम शिफ्ट आप देख सकते हो। इसके अलावा हम देखें, यहां पर जो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो ध्यान देना चाह रही है कि जो अपस्ट्रीम रिस्क है ना उसको मिटिगेट किया जा सके। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आप जानते हो, ये इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि जब भी कोई इकोनॉमी में कोई भी प्रोसीडिंग्स होती है तो शुरुआती मतलब बेसिक क्रूड रॉ मटेरियल आप कहोगे, शुरुआती स्टेजेस में उनकी जो प्रोसेसिंग होती है तो वहां पर जो काम होते हैं उनको देखो एक तो, फिर बाद में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के बाद में डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। जो अपस्ट्रीम है ना उसमें तो देखो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन करना चाह रही है, और डाउनस्ट्रीम के लिए गवर्नमेंट का दिमाग क्या चल रहा है कि कैसे भी करके जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनका पैसा यहां पर इकट्ठा कर लिया जाए। क्योंकि अभी देखो ज़्यादातर इंटरनेशनल जो सेंट्रल बैंक्स है ना उन्होंने बहुत रिलैक्स कर रखा है अपनी पॉलिसीज़ को, और उस रिलैक्सेशन का हम फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत सारा है। तो उसी चीज़ के लिए आप देखोगे कि अपस्ट्रीम को तो देखो गवर्नमेंट टैकल कर ले, और डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा सकता है खींच के। फिर बात आती है थर्ड शिफ्ट की, वो ये है, ये कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि एफसीआई और फर्टिलाइजर्स की जो लाइबिलिटीज़ थी उनको देखो अभी तक ऑफ बजट रखा जाता था, ये हमने पहले भी देखा, और उसको अब बजट में लेकर के आ गए हैं। इससे क्या होगा, एक क्लैरिटी आएगी, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी बजट में, और जब बजट में ट्रांसपेरेंसी आती है तो देखो और कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम देखें रिवाइज्ड एस्टिमेट की बात करें तो ग्रोस टैक्स की अगर बात करें इस साल की, ठीक है, 2020-21 की, तो 9.9% ऑफ जीडीपी कंसिडर किया जा रहा है। जबकि इसमें आप देख सकते हो कि टैक्स कलेक्शन में, एक्साइज ड्यूटी के कलेक्शन में ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट उसके बावजूद भी अगर टैक्सेशन अच्छे से कलेक्ट होता है तो उसका और भी अच्छा इफेक्ट रहेगा।
अल्टीमेटली ओवरऑल ग्रोथ देखें पूरे साल का तो लगभग जीडीपी का 0.5% टैक्सेशन ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वेलकमिंग है कि किस तरीके से बजट में जो भी टारगेट किया जा रहा है वो कंजर्वेटिव होने के बावजूद, मतलब कंजर्वेटिज्म तो है ही, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ओपन हो गई गवर्नमेंट, अपने हिसाब से बहुत सोच समझ के आगे चलने की कोशिश कर रही है। फिर भी अगर हमारे यहाँ पर ग्रोथ रजिस्टर होती है बिना कोई रिस्क, मतलब इस तरीके के जो अभी तो जितने भी स्टांस हैं उनको लेकर के बिना कोई थ्रेट के, तो ये वेलकमिंग कदम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिस्कल स्टिमुलस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश की है। और ये आप देख सकते हो थोड़ी सी आयरनी क्या है यहाँ पे वो निकालना चाह रहे हैं, पैराडॉक्सिकली। पैराडॉक्सी का मतलब होता है एक तरीके से आयरनी, विडंबना। देखो, पैसा गवर्नमेंट निकाल रही है मार्केट में बहुत सारा, और दूसरी तरफ टारगेट ये भी है कि बॉन्ड की यील्डिंग है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है कि मार्केट से अगर आप पैसा उठाते हो तो एक कागज़ आप रिलीज़ करोगे, राइट, और उस कागज़ के बदले में लोग आपको पैसे देंगे और उस पैसे का आप ब्याज चुकाते रहोगे। और उस बॉन्ड में आप क्या लिखोगे, एक डेट, कि भाई इस पर्टिकुलर डेट को मैं आपको आपसे वापस कागज़ ले लूँगा और आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो इस केस में अगर बॉन्ड की वैल्यू अगर डाउन जाना शुरू हो गई ना, तो जो उधार लेने वाला है ना इस बॉन्ड को रिलीज करके, उसके लिए घाटा हो जाता है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने मार्केट में देखो पैसा भी बहुत सारा छोड़ दिया और बॉन्ड यील्डिंग को भी हमें कंट्रोल करना है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी विडंबना वाली बात हो गई कि हम पैसा भी उठाना चाह रहे हैं, बट उसके लिए आरबीआई ने एक ट्रीटमेंट कर दिया है। क्या किया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेलर जैसे हम जैसे जो लोग हैं ना, हम भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक एक इंडिविजुअल, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी होगी तो ही आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, नहीं। तो यहां पर देखो फिर बात आ जाती है कि एग्जीक्यूशन जब करें ना, तो वहां पर एक कॉम्बिनेशन होने की ज़रूरत है। देखो, एक बजट जो होता है ना, एक मैक्रो इकोनॉमिक नैरेटिव होता है कि आने वाले टाइम पे क्या काम होने वाला है। डिसइन्वेस्टमेंट है, इस पे गवर्नमेंट रिलाई करने वाली है। साथ में मार्केट है वो थोड़ा सा अब बाउंसी है, थोड़ा सा इंक्रीज, आप देख सकते हो सेंसेक्स 50,000 के लगभग पहुंच गया है। तो इस टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट के पास में एडवांटेज है कि अगर हम थोड़ा सा पैसा निकाल लेंगे ना, तो जल्दी से जल्दी पैसा खींच लेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अभी, क्योंकि वर्ल्ड की जो सेंट्रल बैंक्स है ना, उन बैंक्स ने अभी बहुत ही ज़्यादा फ्री कर रखी है अपनी करेंसी को, बहुत ज़्यादा। जैसे यूएसए में स्टिमुलस दे रखा है तो डॉलर का सर्कुलेशन हो गया, यूके में दे रखा है तो पाउंड स्टर्लिंग, जापान में येन का। तो इससे क्या होता है, इंडिया की तरफ पैसा अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज़ करेगी ना, तो देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने में कोई डरता भी नहीं है, क्योंकि सबसे सेफेस्ट माना जाता है ये इन्वेस्टमेंट। दूसरा, अपनी तरफ से ये बताना चाह रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी की अगर बात करें तो ये काउंटर साइक्लिकल है, और ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि साइकिल तो क्या था, डाउन ट्रोडन, बिल्कुल डाउनवर्ड था, लगातार डिक्लाइन कर रहा था। तो ये जो स्टिमुलस है ना, ये इस डाउन को अप कर देगा। तो ये क्या हो गया, काउंटर साइक्लिकल। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी आप कंसिडर कर सकते हो बजट में। फाइनली, फिस्कल पॉलिसी में आप देख सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इनके बीच में क्या बैलेंस है। अभी तक हमें पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ने बहुत सही कदम उठाए हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी आर्टिकल्स भी डिस्कस कर चुके हैं कि आरबीआई ने अपनी जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको नहीं बढ़ाया, सीआरआर को भी ऐसे कैसे रखा है। इवन ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले हम मई 2021 तक फिर बाद में हम 1% सीआरआर बढ़ाएंगे, जबकि रेपो रेट को बढ़ाने का कोई अभी स्कोप नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन होना ज़रूरी है, डिमांड बनी रहेगी तो फिर सप्लाई क्रिएट करने में जोर नहीं आएगा। इसलिए अभी क्या है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी को धीरे धीरे बैक सीट लेने की जरूरत है, क्योंकि अब फिस्कल पॉलिसी फ्रंट में आ गई है, मतलब सरकार अब आगे आ गई है। अब आरबीआई को बैक सीट जाने की जरूरत है, और अब धीरे धीरे काम करने की जरूरत है कि कैसे भी करके जो मार्केट में इन्फ्लेशन है उसको भी कवर करना है। जो अब जैसे एक बार प्रॉपर एक तरीके से हमारी इकोनॉमी एक ट्रैक पे चढ़ जाती है ना, तो फिर उसके बाद में प्रॉपरली हमें जो पैसे का एक्सेस है मार्केट में उसको एब्जॉर्ब करने की भी ज़रूरत है। वो फिर कैसे होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, इनको थोड़ा थोड़ा राइज करके किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो जाएगा इन सभी चीज़ों में, तो एक हमें रिजल्ट अच्छे से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।